हेलो, हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस की पाठशाला। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ब्लड। ठीक है, ब्लड से संबंधित क्वेश्चन हम देखेंगे। क्या? रक्त से संबंधित क्वेश्चन। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं, कोई भी, उसमें ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ये हमारी ह्यूमन बॉडी का एक पार्ट है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं और बहुत बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे किससे? रक्त से संबंधित। ठीक है, तो सबसे पहला हम ब्लड का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि रक्त क्या है। अगर आपसे पूछा जा रहा है रक्त क्या है, अगर आपसे पूछा जा रहा है रक्त क्या है, तो आप क्या बताएंगे? रक्त एक ऊतक है। क्या है? ऊतक है। ऊतक है। अब ऊतक क्या होता है? ऊतक होता है जो कि कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जो हमारा शरीर है वो, उसकी जो यूनिट है, इकाई है, क्या है? कोशिका। तो जो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है वो होता है ऊतक। तो ऊतक जो है क्या है? कोशिकाओं से मिलकर, मतलब रक्त में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। क्या होता है? रक्त में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। क्लियर? रक्त में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। वो कौन कौन सी कोशिका होती है वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, अभी हम इतना समझते हैं, रक्त एक ऊतक है। ऊतक है। अब कैसा ऊतक है? तरल है। कैसा है? तरल। तरल मतलब लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, क्या है? लिक्विड। लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, और कैसा कैसा टिश्यूज है? तरल है। और कैसा है? संयोजी। ठीक है, संयोजी मतलब जो आपस में जुड़े हुए हो। ठीक है, संयोजी। तो जो कोशिकाएं हैं, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर, जो कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं, उनसे मिलकर ये जो रक्त होता है बना होता है। तो अगर हम रक्त का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? रक्त एक तरल है, तरल ऊतक है। और कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक है, मतलब कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, संयोजी को क्या बोलेंगे? कनेक्टिव ऊतक क्या है? टिश्यूज। टिश्यूज। ठीक है, तो अगर हम रक्त के बारे में पढ़ेंगे तो रक्त क्या है? रक्त एक ऊतक है। कैसा है? तरल है और संयोजी है। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, मतलब लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज है। क्या है? ब्लड। ब्लड इज द कनेक्टिव। पहले क्या देखेंगे? लिक्विड फॉर्म में है, कनेक्टिव है। ठीक है, कनेक्टिव और टिश्यूज है। तो ब्लड इज द कनेक्टिव टिश्यूज एंड लिक्विड फॉर्म में होता है। और क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यूज होता है। इतना क्लियर? तो अगर हम रक्त के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़े कि रक्त क्या है, तो रक्त है एक तरल संयोजी ऊतक। क्लियर? तो सबसे पहले अगर पूछा जा रहा है यह ऊतक किस प्रकार का है, अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप क्या बताएंगे? संयोजी ऊतक है। क्या है? संयोजी ऊतक, मतलब कनेक्टिव टिश्यूज है, तरल है। अब एक ब्लड के बारे में एक चीज और पता होनी चाहिए कि ये कोलाइड होता है। तरल होता है, तरल में भी कैसा होता है? कोलाइड। क्या होता है? कोलाइड। अब ये कोलाइड क्या होता है? कोलाइड ऐसा तरल का फॉर्म होता है, ऐसा तरल का फॉर्म होता है कि अगर इसको जांचने का तरीका होता है, अगर हम इसको किसी छन्नी में इसको छाने तो ये पूरा नहीं छन पाएगा, कुछ ना कुछ मटेरियल इस पे बचा रह जाएगा। ठीक है, कोलाइड एक मतलब गाढ़ा होता है, गाढ़ा, और उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स होती है। तो कोलाइड एकदम लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, उसमें कुछ गाढ़ा गाढ़ी तरह की चीजें होती है। और वो कौन सी चीजें होती है? कोशिकाएं। कोशिकाएं होती है। तो ये क्या होता है? कोलाइड होता है। अगर आपसे पूछा जाए तरल में भी कैसा ब्लड होता है, तो कोलाइड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो रक्त का इंट्रोडक्शन हमने समझ लिया। रक्त एक ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, कोलाइड के फॉर्म में होता है। इतना क्लियर? तो पहला क्वेश्चन सॉल्व, रक्त क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? मानव शरीर में, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितने प्रतिशत होती है?
अगर आपसे पूछा जाए कितने प्रतिशत होती है तो अलग आंसर होगा, कितने लीटर होती है तो इसका अलग आंसर होगा, ठीक है, कितने लीटर। इसमें भी हम दो भागों में बांटेंगे, पुरुष और स्त्री। पुरुष में रक्त का अलग होता है और स्त्री में अलग होता है, ठीक है। तो जब हम मानव शरीर में रक्त की मात्रा की बात करेंगे तो अगर हम प्रतिशत में देखेंगे तो यहाँ पे आएगा 7%। कितना? 7%, मतलब 7%, यानी कि 7% मानव शरीर में पाया जाता है क्या? रक्त, ठीक है। अगर हम लीटर की बात करें तो क्या होता है, जो जो स्त्री होती है उसके अंदर ब्लड की मात्रा अलग पाई जाती है और पुरुषों में क्या होता है, अलग पाई जाती है। तो अगर हम पुरुषों की बात करें तो इनमें 5 से 6 लीटर मात्रा पाई जाती है, ठीक है। और अगर हम स्त्री की बात करें तो 4.5 से, ठीक है, कितना? 4.5 से 5.5 तक पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक डाउट क्लियर हो गया होगा। जब हम देखते हैं 7%, कब? जब मानव शरीर में रक्त की मात्रा का प्रतिशत पूछा जाता है। और अगर आपसे पुरुषों में पूछा जाए तो 5 से 6 लीटर, और अगर महिलाओं में पूछा जाए तो 4 से 5 लीटर। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? महिलाओं में कम रहता है और पुरुषों में ज्यादा रहता है। तो हम जब 7% निकाल रहे हैं ना, तो पुरुषों की क्या होती है, जो शारीरिक शारीरिक आकार, वजन सारा ज्यादा होता है, महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा होता है और महिलाओं का कम होता है। इस अकॉर्डिंग इतना इतना पाया जाता है, ठीक है। यहाँ क्योंकि यहाँ पे 7% बताया जा रहा है ना, तो क्लियर क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है तो आप बता लेंगे ना, प्रतिशत में अलग, पुरुषों में और महिलाओं में कितने लीटर पाई जाती है अलग। तो ये डाउट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। 5 से 7% होता है, 5 से 6 लीटर पुरुषों में होता है, 4.5 से 5.5 लीटर महिलाओं में होता है। तो रक्त की मात्रा क्लियर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि जो रक्त का अध्ययन होता है, रक्त का अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? रक्त का अध्ययन। जब हम रक्त का अध्ययन कहते हैं तो उस अध्ययन को क्या कहते हैं? उस अध्ययन की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं? तो कहते हैं हिमेटोलॉजी। क्या? हिमेटोलॉजी। तो अगर आपसे पूछा जाए रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है तो आप बता लेंगे, तो आप क्या कहेंगे? हिमेटोलॉजी, ठीक है। क्या होता है? हिमेटोलॉजी, रक्त का अध्ययन, ठीक है। रक्त का अध्ययन क्या होता है? हिमेटोलॉजी। अब यहाँ पे एक प्रश्न और आता है, रक्त की निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रक्त निर्माण की प्रक्रिया, रक्त निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है रक्त निर्माण की प्रक्रिया? तो ये कहलाती है हीमोपोएसिस। क्या कहलाती है? हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस है रक्त निर्माण की क्रिया, ठीक है। रक्त निर्माण की क्रिया है हीमोपोएसिस और रक्त का अध्ययन है हीमेटोलॉजी, ठीक है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। रक्त निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है हीमोपोएसिस। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि रक्त का जो निर्माण है वो कहाँ होता है? रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अगर आपसे पूछा जाए रक्त का निर्माण कहाँ होता है तो कहाँ होता है रक्त का निर्माण? तो जो रक्त है इसका जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा में होता है। और जब भ्रूणावस्था में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? जब बच्चा गर्भ में होता है तो उस समय जो मतलब वो गर्भस्थ शिशु होता है तब उसमें उसके शरीर में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? तो वो दो जगह होता है। कहाँ कहाँ होता है? लीवर में होता है और स्प्लीन में होता है। कहाँ होता है? लीवर में होता है, लीवर
और स्प्लीन। स्प्लीन को तिल्ली भी बोलते हैं, ठीक है, तिल्ली। और लीवर को क्या बोलते हैं? जिगर, ठीक है, जिगर लीवर को बोलते हैं, ठीक है, यकृत भी बोलते हैं। तो क्लियर हो गया। जो रक्त का निर्माण क्या होता है, तो नॉर्मल जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। और जब गर्भावस्था में, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि गर्भावस्था में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो आप क्या बताएंगे? लीवर में और तिल्ली में, ठीक है, स्प्लीन में एंड लीवर में। क्लियर, लीवर में एंड स्प्लीन में। अब यहाँ पे एक चीज और हमें देखना है, ये अस्थि मज्जा में तो रक्त का निर्माण होता है। जब अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण तो होता है, पर जो रक्त की जो कोशिकाएं है ना, वो अलग अलग है। क्या है? रक्त की कोशिकाएं अलग अलग है, ठीक है। जब रक्त की कोशिकाएं अलग अलग है, तो जो अस्थि मज्जा में जो क्या होता है, जो कोशिकाएं है ना, कौन कौन सी? रेड ब्लड सेल्स एंड डब्ल्यूबीसी, ठीक है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, इन दोनों का निर्माण अस्थि मज्जा में भी अलग अलग होता है, ठीक है, अस्थि मज्जा में भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो जब अस्थि मज्जा को क्या बोलते हैं? बोन मैरो, ठीक है, क्या बोलते हैं? बोन मैरो। तो जब अस्थि मज्जा में भी दो तरीके की अस्थि मज्जा होती है, अस्थि मज्जा भी दो तरीके की, एक होती है रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो, और दूसरी होती है येलो बोन मैरो, ठीक है। तो जो रेड बोन मैरो होती है ना, तो इसमें निर्माण होता है आरबीसी का। किसका निर्माण होता है? आरबीसी का। और जो येलो बोन मैरो होती है, इसमें निर्माण होता है डब्ल्यूबीसी का, ठीक है, डब्ल्यूबीसी का। रेड आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, एंड डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, क्लियर। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि रक्त में भी डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है येलो बोन मैरो में, और आरबीसी का निर्माण होता है रेड बोन मैरो को। ये तो नाम से कोरिलेट कर सकते हैं, आरबीसी और रेड बोन मैरो। पर ये जो डब्ल्यूबीसी है ना, तो इसको येलो से कोरिलेट करना है आपको येलो से कोरिलेट करना है। जो येलो बोन मैरो होता है, वहां पे डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। तो हम लोग रक्त का क्या पढ़े? इंट्रोडक्शन। रक्त के बारे में जो इंट्रोडक्शन है, वो पूरा हमने देख लिया कि उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है, और रक्त बनने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, रक्त है क्या एक्चुअली में, रक्त एक्चुअली में है क्या, वो हमने देख लिए थे। तो रक्त से संबंधित जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम एक चीज और देखेंगे। अभी हमने पढ़ा ना कि जो रक्त होता है वो क्या है? बहुत सारी कोशिकाओं का से बना समूह, मतलब ऊतक है। रक्त एक ऊतक है, और जो ऊतक होता है क्या होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है ना, रक्त कोशिकाओं से मिलकर बना होता है ना। तो हम क्या देखेंगे? जो रक्त है, ये क्या है? ये एक ऊतक है। ये किन किन कोशिकाओं से मिलकर बना है, बताइए, किन किन कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है? तो सबसे पहले जब हम रक्त का संगठन देखते हैं, तो जब हम संगठन देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी कोशिकाएं। तो रक्त को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ये चार्ट अगर आप बना के रखेंगे, ये चार्ट आपको माइंड में सेट करके रखना है, ठीक है, इस चार्ट को माइंड में सेट करके रखना है। सिर्फ इस चार्ट से ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जब हम दो भाग में बांटते हैं, तो क्या आता है इसमें? पहला आता है प्लाज्मा। जो ब्लड होता है वो किससे मिलकर बना होता है? प्लाज्मा से। और किस चीज से बना होता है? ब्लड। और किस चीज से बना होता है? ब्लड कैपिटल से, मतलब रक्त कोशिकाओं से, ठीक है।
ब्लड रक्त कोशिकाओं से लिखते रहे, प्लाज्मा से मिलकर बना होता है और दूसरा भाग इसका क्या होता है, रक्त कोशिका। ठीक है, रक्त कोशिकाएं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं। तो जो प्लाज्मा होता है ना, जो प्लाज्मा होता है वो क्या होता है, ये एक गाढ़ा तरल पीला पदार्थ होता है कि जो कि ब्लड में होता है। ठीक है, और ये कितने परसेंट होता है, 50 से 60%, 50 से 60, 50 से 60%। ठीक है, अभी ये चार्ट समझ लीजिए, फिर हम इससे बताएंगे क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है। अगर प्लाज्मा 50 से 60% है तो जो कोशिकाएं हैं वो कितनी होंगी, ब्लड रक्त कोशिका, ये 40 से 45%। ठीक है, 40 से 45%। ठीक है, ये जो प्लाज्मा होता है ये रक्त के पतलेपन और गाढ़ेपन के लिए कारक होता है। ठीक है, क्या प्लाज्मा, प्लाज्मा गाढ़ा तरल पदार्थ है, ये अगर जितना गाढ़ा होता है रक्त उतना ही गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, इसकी मात्रा जितनी ज्यादा होती है रक्त उतना पतला होता रहता है। ठीक है, तो जो प्लाज्मा है वो उसका जो ये मात्रा है वो डिसाइड करती है कि ब्लड बहुत ज्यादा गाढ़ा हुआ कि नॉर्मल होगा। नॉर्मल थोड़ा बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा के बारे में हमने क्या पढ़ा, ये गाढ़ा तरल और क्या है, चिपचिपा पदार्थ होता है। ये कोलेजन की वजह से प्लाज्मा पीले रंग का होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लाज्मा पीले रंग का क्यों होता है, तो कोलेजन की वजह से होता है। ठीक है, कोलेजन की वजह से। ठीक है, प्लाज्मा 50 से 60% पाया जाता है और ये गाढ़ा तरल क्या है, गाढ़ा तरल चिपचिपा पदार्थ है, चिपचिपा पदार्थ है। ठीक है, गाढ़ा तरल और चिपचिपा पदार्थ है। अगर हम जो है ब्लड कोशिकाओं की बात करें तो ये 3 तरीके की कोशिकाएं यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, 3 तरह की कोशिकाएं यहाँ पे पाई जाती। पहला है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरा है प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स। तो रक्त कोशिकाएं कितनी होती हैं, 3 होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ठीक है, तो जो आरबीसी होता है इसको कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट। क्लियर, आरबीसी को क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट। ठीक है, और प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। अगर एग्जाम में कुछ भी पूछ लिया जाए जो एरिथ्रोसाइट है इसका जीवन काल कितना होता है, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये एरिथ्रोसाइट क्या है। एरिथ्रोसाइट आरबीसी का ही नाम है, आरबीसी का ही वैज्ञानिक नाम है। मतलब रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं, प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। क्लियर, तो आपसे अगर पूछा जाए आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, क्लियर, इतना क्लियर। तो हमने क्या समझा, रक्त का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था उसके बारे में आज हमने क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, क्या रक्त के इंट्रोडक्टरी। अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि प्लाज्मा से हम कौन सी ऐसी चीज निकाल दें, प्लाज्मा से हम ऐसी कौन सी चीज निकाल दें कि सीरम बचे। क्या बचे, सीरम। क्या पूछा जा रहा है, प्लाज्मा से हम ऐसी कौन सी चीज निकाल दें कि सिर्फ सीरम बचे। यहाँ भी ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्लाज्मा से क्या हटा देने पर सिर्फ सीरम बचता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा फाइब्रिनोजन। क्या आएगा,
फाइब्रिनोजन। ठीक है, तो फाइब्रिनोजन जो होता है वो क्या करता है, वो क्या करता है, रक्त को जमाने में सहायता करता है ना। तो फाइब्रिनोजन को हटा देने से जो प्लाज्मा होता है वो सिर्फ सीरम बचता है। तो हम क्या समझेंगे यहाँ कि जो प्लाज्मा होता है वो किस चीज से मिलकर बना है, सीरम और फाइब्रिनोजन। ठीक है, सीरम और फाइब्रिनोजन से मिलकर क्या बना हुआ है, प्लाज्मा। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लाज्मा से सीरम हटा देने से क्या बचेगा, तो फाइब्रिनोजन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। आरबीसी की खोज किसने की। ठीक है, मतलब आरबीसी की खोज किसने की, आरबीसी की खोज किसने की। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा, आरबीसी को क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल, और क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट। तो अगर आपसे पूछा जाए एरिथ्रोसाइट की खोज किसने की या आरबीसी की खोज किसने की, तो इसका आंसर आएगा ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने आरबीसी की खोज की थी। ल्यूवेनहॉक ने और भी किसी चीज की खोज की थी ना, बहुत सारी चीजों की खोज की है। तो आरबीसी को, ब्लड में आरबीसी को किसने खोजा था, तो ल्यूवेनहॉक ने खोजा था। और इनका पूरा नाम क्या है, एंटोनी ल्यूवेनहॉक। ठीक है, क्या नाम है पूरा, एंटोनी ल्यूवेनहॉक। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, ब्लड बैंक किसे कहते हैं, ब्लड बैंक। ब्लड बैंक किसे कहते हैं, मानव शरीर में कौन सा ऐसा अंग है जिसे हम ब्लड बैंक कहते हैं, तो उसका आंसर है प्लीहा। क्या है, प्लीहा। इसको क्या बोलते हैं, स्प्लीन। ठीक, स्प्लीन। प्लीहा यानी कि स्प्लीन को ही क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक। ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक। क्लियर, क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज और पूछी जाती है, आरबीसी से रिलेटेड है, जो रेड ब्लड सेल्स है इनके जीवन काल कितना होता है। आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। ठीक है, मतलब लगभग 2 महीने। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120। ठीक है, 120 दिन, 120 दिन हुआ तो ये कितना, लगभग 4 महीने। ठीक है, लेकिन ये महीने में नहीं पूछा जाता, पर आपको जान के रखना है 120 दिन होता है रेड ब्लड सेल। इसके बाद जो रेड ब्लड सेल होती हैं वो नष्ट होती जाती हैं। ठीक है, नष्ट होती जाती है और नष्ट होके फिर से नई आरबीसी का निर्माण होता रहता है। तो अब सवाल यहाँ उठता है कि जब यहाँ पे जो आरबीसी का है निर्माण कहाँ होता है, प्लीहा में, और इसका कब्र कहाँ है, आरबीसी का कब्रिस्तान। क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान। मतलब निर्माण प्लीहा में हुआ, आरबीसी का निर्माण प्लीहा में हुआ, और ये नष्ट कहाँ हुई, तो प्लीहा में ही नष्ट होती है। कहाँ नष्ट होती है, प्लीहा में ही। तो आरबीसी का कब्रिस्तान और ब्लड बैंक दोनों ही प्लीहा को बोलते हैं, स्प्लीन को। अगर स्प्लीन के बारे में पूछा जाए तो स्प्लीन क्या है, एक बैगनी सी, इसको, ये कौन से कलर की होती है, बैगनी कलर की होती है, और पिलपिली सी एक ग्लैंड होती है। ठीक है, पिलपिली सी एक ग्लैंड होती है, उसे ही हम प्लीहा बोलते हैं। ठीक, क्लियर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि आरएच तत्व की खोज किसने करी थी, आरएच तत्व की खोज। आरएच तत्व के बारे में हम बता चुके हैं थोड़ा बहुत, कौन सी वीडियो में, कौन सी वीडियो में हमने आरएच तत्व के बारे में देखा था, जब हमने गर्भकालीन विषाक्तता देखी थी, वहां पे हमने आरएच फैक्टर देखा था, मतलब आरएच
तत्व देखा था। आरएच फैक्टर जो है, आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी ये पूछा जा रहा है। तो किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने। कार्ल लैंड स्टीनर, कार्ल लैंड स्टीनर ने खोज करी थी किसकी? आरएस तत्व की। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आरएस तत्व कहाँ पाया जाता है? तो ब्लड में पाया जाता है। आरएस तत्व कहाँ पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। और इसके जो खोज है किसने करी थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने। और किस पर करी थी? रेहसस नामक बंदर पर। किस पर की थी? रेहसस नामक बंदर पर की थी इसकी खोज। इसीलिए रेहसस नाम के पहले दो अक्षर से आर एच शब्द लिया गया है, ठीक है। किससे? रेहसस शब्द के आर एच शब्द लिया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए जो आर एच तत्व है वो कहाँ से लिया गया है, तो रेहसस नाम के बंदर से, बंदर के नाम से ये शब्द लिया गया है, आर एच तत्व, ठीक है। किसी किसी में ये पॉजिटिव होता है, तो जो है क्या होता है, इससे बहुत ज्यादा विसंगतियां हो जाती हैं शरीर में। ज्यादातर क्या होता है, गर्भावस्था के टाइम पर ये आरएस तत्व जो है बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर किसी में पॉजिटिव है, किसी में आरएस तत्व पॉजिटिव है, तो जो है इसका बहुत गंभीर परिणाम देखे जाते हैं, ठीक है। तो आरएस तत्व की खोज हमने समझ ली किसने की। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि मानव शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जहां पर ब्लड नहीं पाया जाता है? कौन सा ऐसा अंग है मानव शरीर में, कौन सा ऐसा अंग है जहां पर रक्त नहीं पाया जाता है? कौन सा ऐसा अंग है जहां पर रक्त नहीं पाया जाता है? तो मानव शरीर में कौन सा ऐसा अंग है जहां पर रक्त नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर है कॉर्निया। क्या है? कॉर्निया। कॉर्निया में रक्त नहीं पाया जाता है। कार्निया में रक्त नहीं पाया जाता है। ये आंख का एक भाग होता है कार्निया। कार्निया क्या है? ये आंख का एक भाग होता है कार्निया। यहाँ पर रक्त नहीं पाया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर यहाँ पर रक्त नहीं पाया जाता है तो इस अंग में, यहाँ पर रक्त नहीं पहुंचता है अगर, तो इस अंग को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? इस अंग को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? ये अपना कार्य कैसे करता है? तो ये जो है सीधे सीधे वातावरण से, कहां से? सीधे वातावरण से ऑक्सीजन ले लेता है। कहां से ले लेता है? ऑक्सीजन ले लेता है। हमने क्या पढ़ा है? रक्त जो है किसका कार्य करता है? अगर रक्त के कार्य हम समझे तो रक्त क्या करता है? रक्त परिवहन का कार्य करता है ना, ऑक्सीजन को सभी अंगों तक पहुंचाता है ना। और जो विभिन्न अंगों में जो वेस्ट मटेरियल है उसको लाके जो है बाहर, जो श्वसन से रिलेटेड है उसे फेफड़े तक, और जो किडनी से रिलेटेड है उसे किडनी तक पहुंचाता है ना। तो रक्त का कार्य परिवहन करना भी है ना। तो ये क्या करता है? रक्त यहाँ पे जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पा रहा है तो कॉर्निया क्या करता है? सीधे वातावरण से ऑक्सीजन ले लेता है। तो कॉर्निया पाया कहाँ जाता है? आंख का सबसे ऊपरी भाग है कॉर्निया, ठीक है। आंख में जो सबसे ऊपर जो दिखती रहती है वो कॉर्निया है। यहाँ पे क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो ब्लड से रिलेटेड नहीं है, आंख से रिलेटेड है, फिर भी हम यहाँ समझते हैं। आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कार्निया को क्या किया जाता है? दान किया जाता है। जब कोई अपनी आंख को दान करता है तो उसके किस भाग को दान किया जाता है? तो कॉर्निया को। किसको? कॉर्निया को दान किया जाता है। इतना क्लियर हुआ? क्लियर हो रहा है? जो कुछ ना समझ में आए आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई जगह नहीं समझ में आ रही है तो आप आसानी से कमेंट में लिख देंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? अब यहाँ पे आता है, कौन सा ऐसा विटामिन है जो रक्त को
कौन सा विटामिन है जो रक्त को जमने में मदद करता है? कौन सा विटामिन है? तो विटामिन के। विटामिन के ऐसा है जो रक्त को जमने में मदद करता है। हमारे शरीर में रक्त विटामिन के की आवश्यकता क्या है? वो रक्त क्या करता है? जमने में मदद करता है, और वो शरीर के अंदर नहीं जमता है। जब शरीर का ब्लड बाहर निकलता है, वातावरण के संपर्क में आता है, तब जमता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या आवश्यक है? विटामिन के। ठीक है, अगर पूछा जाए तत्व कौन सा आवश्यक है? तत्व, तो कौन सा तत्व सहायक होता है? तो कैल्शियम। ठीक है, खनिज तत्व कैल्शियम। कैल्शियम जो है आवश्यक है ब्लड को जमने के लिए। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि मदद करती हैं, जैसे कि फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, ये सारी चीजें होती हैं जो कि ब्लड में ही पाई जाती हैं। अभी हम क्या पूछ रहे हैं? विटामिन। तो विटामिन के और कैल्शियम जो है ये खनिज तत्व है। क्या अगर आपसे खनिज तत्व पूछा जाए तो आप कैल्शियम बताएंगे, और आपसे विटामिन पूछा जाए तो आप विटामिन के बताएंगे। क्लियर? अगर आपसे विटामिन पूछा जा रहा है रक्त को जमने के लिए तो विटामिन के, और अगर खनिज तत्व पूछा जा रहा है तो कैल्शियम। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जब शरीर के ब्लड का संपर्क बाहरी वातावरण से होता है तब तो वो जम जाता है।